नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रेखा गणित पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कोण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कोण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। बच्चों, आप जब भी उठते हैं तो आप क्या देखते हैं? सूर्य जो है वो पूरब दिशा से उग रहा है, ठीक है। पूरब दिशा के जस्ट विपरीत जो होती है वो क्या होती है? पश्चिम दिशा होती है। और उसके बाद क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। फिर क्या होता है बच्चों? दक्षिण दिशा होती है। यानी आपके पास 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप 4 दिशाओं को जैसे पढ़ते हैं तो आप यहाँ देखें कि इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में क्या है? एक झुकाव है, ठीक है। ये जिसको कट करके जा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, इनके बीच में क्या है? एक झुकाव है, ठीक है। तो चलिए इसे हम थोड़ा और आसान से चीज़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास स्क्रीन पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक कैंची और दूसरा चेयर। बच्चों चलो तो कैंची पे फोकस करते हैं। कैंची को जब हम यूज करने के लिए खोलते हैं तो इस प्रकार से खुलता है, वो उनका मुंह इस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। ए, बी और सी ये जो बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कैंची के इस सिरे और इस सिरे का ज्वाइंट कहाँ है? पॉइंट बी पे है, ठीक है। यानी एक ही पॉइंट से 2 चीजें निकल रही हैं। अब चलिए चेयर पे फोकस करते हैं। चेयर को देखिए बच्चों, जिस पे हम बैठते हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं और इस वाले पोर्शन पर अपना बैक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, यानी अपने पीठ को सहारा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये है पी आर क्यू, तो यहाँ पे जो क्यू है इनका वो क्या है? आपका ए इनिशियल पॉइंट है, जो दोनों का ही इनिशियल पॉइंट है। ओ आर भी इसी से जा रहा है और सॉरी क्यू आर, ठीक है, उसका भी पॉइंट क्यू है और क्यू पी का भी पॉइंट क्या है? क्यू है। अब इनके बीच का झुकाव देखें तो इस प्रकार का है, ठीक है, और इनके बीच का झुकाव इस तरह है। अगर एक इनिशियल पॉइंट से 2 रेस निकल रही हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ झुकाव होगा, ठीक है। इसी झुकाव से हम किसकी अवधारणा निकालते हैं? कोण की अवधारणा, ठीक है, कि जहां भी झुकाव है वहां पे कोण एग्जिस्ट करता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। घड़ी, घड़ी तो आप सबके घर में होगी और आप सभी लोग घड़ी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस घड़ी को देखिए और बताइए टाइम कितना हो रहा है? वाओ, आपने तो बहुत जल्दी बता दिया। यहाँ पे 3:40 हो रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली तो घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, ठीक है, एक आवर की यानी घंटे की, एक मिनट की और एक सेकंड की। पर हम यहाँ पे सिर्फ 2 सुइयों की बात कर रहे हैं, एक आवर और एक मिनट की, ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयों का। तो चलिए आप देखिए 3:40 हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक झुकाव है, ठीक है, जिसको मेजर किया गया है 130 डिग्री। तो ये क्या है? एक कोण बना रहा है। इसी प्रकार अगर घड़ी में 12 बज जाए तो यही मिनट की सुई और यही घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, ये 12 बज जाएगा। इसी प्रकार अगर घड़ी में 2 बजे तो ये कुछ इस प्रकार से घड़ी घूमेगी। अगर घड़ी में 6 बज जाए तो इस घड़ी की सुई 12 और ये 6 बिल्कुल सीधी ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार घड़ी में अगर 9 बज जाए तो ये घड़ी ऐसे और ये ऐसे,
आप देख रहे हैं कि दोनों सुइयां क्या हो रही हैं, घूम रही हैं, और जैसे जैसे घूम रही हैं उनका झुकाव जो हो रहा है वो बदलता जा रहा है, ठीक है, यानी उनके कोणों में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार आप अपने आसपास कोई भी चीजें देखें, जैसे बुक्स, जब आप अपने बुक को खोलते हैं तो दो पन्नों के बीच में भी एक एंगल बनता है। आप अपना दरवाजा खोलेंगे तो भी फर्श और दरवाजे के बीच में एक झुकाव बनता है, ठीक है। या आप अपने आसपास से कोई भी चीज़ देखें, जैसे आपने एक पेड़ को देखा, जो पेड़ जमीन पे टिका हुआ है, ठीक है, जमीन पे खड़ा है, तो उस पेड़ के तने और जिस जमीन पे वो खड़ा है उस जमीन के तल पे, ठीक है बच्चों, उनके बीच भी क्या हो रहा है, एक कोण बन रहा है। यानी आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो सब क्या है, या तो किसी चीज पे झुकी हुई है या किसी चीज पे टिकी हुई है, ठीक है, तो उन पे कोई ना कोई कोण एग्जिस्ट करता ही करता है। ये तो हो गई हमारे कोण की अवधारणा। तो चलिए अब समझते हैं हम कि कोण कहते किसे हैं, कोण की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास कोण की परिभाषा है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ठीक है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट वाली दो किरणों से बनने वाली आकृति को ही हम कोण कहते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, दो हैं क्या, नहीं, सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है और दो किरणें हैं। यहाँ पे ध्यान देना क्या है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, दो पॉइंट खोजते हैं। दो पॉइंट नहीं खोजना, इनिशियल पॉइंट तो एक ही होगा, ठीक है, जिसे हम वर्टेक्स कहेंगे। जैसे ये चित्र बना हुआ है, अब यहाँ पे ये ओ रे 1 जा रही है, इस रे 1 का नाम हम दे सकते हैं ओ पी, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट फिक्स नहीं है और ओ फिक्स्ड है। इसी प्रकार दूसरा जो रे 2 जा रहा है, इसको हम दे सकते हैं नाम ओ क्यू। क्यू पॉइंट इसका फिक्स्ड यानी निश्चित नहीं है, जबकि ओ पॉइंट इसका निश्चित है। तो जो इनिशियल पॉइंट है इसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहेंगे शीर्ष, ठीक है बच्चों, इसको हम शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो रेज हैं, ये जो दो रेज जा रही, ये दोनों क्या होंगी, इस कोण की भुजा होगी, साइड, ठीक है, या तो हम इसे साइड कह लें, दोनों साइड होंगी, और इसको हिंदी में हम कहेंगे भुजा। रे 1 और रे 2 क्या हो गई आपकी, साइड। तो दो किरणों, ठीक है, जो कि एक ही इनिशियल पॉइंट से जा रहे हैं, तो उनके बीच जो आकृति का निर्माण होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इस कोण को व्यक्त करने के लिए जो संकेत है वो ये है बच्चों। गणित में तो हर चीज को व्यक्त करने के लिए एक संकेत है, जैसे हम संख्या और संख्यांक, जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि संख्या को व्यक्त करने के जो संकेत है उन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। इसी प्रकार कोण को व्यक्त करने का जो संकेत है, ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एंगल या कोण कहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने अगर एक कोण है ए बी और सी, तो ए बी और बी सी, इसका जो इनिशियल पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो ये जो बनता है आकृति, इसे हम क्या कहेंगे, कोण। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोण ए बी सी, ठीक है बच्चों। इसमें जो बी है वो हो जाएगा वर्टेक्स यानी शीर्ष, कोण का वर्टेक्स हो जाएगा, जिसे हम शीर्ष कहेंगे। और ए बी जो होगा वो इसकी एक भुजा होगी यानी इसकी साइड, दूसरी भुजा इसकी होगी बी सी इसकी दूसरी भुजा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया कोण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब कोण के अभ्यंतर या बहिर्भाग क्या होते हैं बच्चों, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रेखागणित पार्ट 1 में, कि हर एक आकृति का बंद आकृति और खुली आकृति होती है, और उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट होता है। और ये कोण है आपका, ये आपका क्या है, एक खुली हुई आकृति है, ठीक है। इस प्रकार से बनता है ए बी और सी, ये क्या है, एक खुली हुई आकृति है। अब
कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। कोण के तल के दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है, यानी एक भाग में उसके सभी आंतरिक बिंदु स्थित हैं, और तल के इसी भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं। और बाहर स्थित कुछ बिंदु जो बाहर स्थित होते हैं तल के इस भाग को कोण का बाह्य भाग कहते हैं। तो चलिए इसे हम फिगर से समझते हैं। आप एक फिगर बनाइए, कोण P Q R, ठीक है। इसके अंदर हमने एक बिंदु रख दिया A। अब ये बताइए जो पॉइंट A है वो तल के कोण के अंदर वाले भाग में है या बाहर वाले भाग में? चूंकि ये कोण के अंदर वाले भाग में, इसलिए हमसे कहेंगे कोण का अभ्यंतर भाग, ठीक है। इसी प्रकार पॉइंट B ये कोण के बाहर वाले भाग में, इसीलिए इसे हम कहेंगे कोण का बहिर्भाग, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल सा, यानी कोण के जो भी पॉइंट कोण के अंदर होंगे उसे हम अभ्यंतर कहेंगे, यानी इंटीरियर पॉइंट्स, और जो भी पॉइंट बाहर होंगे उसे हम बहिर्भाग कहेंगे। चलिए कोणों की तुलना करना। हमने अभी तक कोण का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमें हमारे आसपास हर चीज़ों में हमें कोण दिखता है, ठीक है। कोण की परिभाषा क्या होती है ये भी हमने समझ लिया। कोण के अंदर और बाहर वाले भाग होते हैं ये भी हमने समझ लिया। कोण एक खुली हुई आकृति है ये भी हमने जान लिया। अब कोणों की तुलना हम कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए आपके सामने 3 चित्र है, कोण ABC, कोण LMN और कोण PQR। क्या आप इन्हें देखकर अगर इनके पर ये इनकी लेबलिंग यानी कि इनके माप नहीं लिखे हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है या छोटा है? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट सबका एक दिख रहा है बच्चों, ठीक है। पर ये जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ी कम है। यहाँ पे A और C से ज़्यादा डिस्टेंस है L और N का है। इसी प्रकार P और R का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी इनका झुकाव कम है, इनका झुकाव जो है आपस में थोड़ा सा कम है। इनके बीच की दूरी ज़्यादा, इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम ये कहेंगे कोण ABC छोटा है, ठीक है, किससे? कोण LMN से। और कोण LMN छोटा है किससे? कोण PQR से। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि कोण ABC सबसे छोटा है और कोण PQR सबसे बड़ा है। अब तो हमने कोण पर तुलना भी कर ली, ठीक है, हम छोटा बड़ा भी बता पा रहे हैं। और अगर हम इन नाप के देखेंगे तो भी हम कह सकते हैं कि कोण ये 62 अंश का, ये 90 अंश का और ये 135 अंश का है। तो सबसे छोटा ये हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ, और ये 90 अंश है वो सिर्फ 62 अंश से बड़ा है। तो कोण के माप कैसे करते हैं? तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं हम। कोण के माप के लिए हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जो कि अर्धवृत्ताकार होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? चांदा। क्या कहते हैं बच्चों? चांदा प्रोट्रैक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं अपने तो आपको सेट स्क्वायर से सब पेंसिल बॉक्स में सब कुछ मिलता है, उसमें आपके साथ एक चांदा यानी प्रोट्रैक्टर भी होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है वो होता है कोणों को मापना। ये आप देखिए, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये एक आधा सर्कल है, ठीक है। और इसके जो कर्व एज हैं, यानी ये जो एज है, ये वाला एरिया कर्व एज कहते हैं या वक्रीय किनारे, इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया है। अब चाहे एंड क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, आपको 180 बराबर भाग मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे स्टार्ट करिए 90, फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। आप कहाँ तक जा रहे हैं? 180 तक। ये तो एक साइड हो गया। दूसरे साइड से देखिए 0, 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम इसे दोनों साइड यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से हम एंगल नाप सकते हैं।
ठीक है। और इसका प्रत्येक भाग जो है वो कितने डिग्री का है बच्चों? 1 डिग्री का, ठीक है। इसका आधार क्या है बच्चों? अगर हम यहाँ पॉइंट लिख दें A, इसको पॉइंट लिख दें B, ये इसका आधार होगा। और ये जो इसका मिड पॉइंट है ये इसका मध्य बिंदु होता है, ठीक है। यहीं से हम इनिशियल पॉइंट को रखते हैं और एंगल को नापते हैं। ये तो हो गया कि चांदा से हमने क्या नापा? एंगल। अब माप के आधार पर कोणों के कुछ प्रकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे क्यूट होता है उसमें ए जोड़ दीजिए, एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? 0 से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा, यानी जो भी कोण 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा उसे हम कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे उसका चित्र इस प्रकार से प्रदर्शित है, कोण ABC। ये एक्यूट एंगल क्यों है? कि 0 डिग्री से ये बड़ा होगा, ठीक है। जो न्यून कोण होते हैं वो 0 डिग्री से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और छोटे होते हैं किससे? 90 डिग्री से, ठीक है। जब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, कोण ABC, तो इस कोण का माप क्या हो सकता है? इस कोण का माप 1, 2, 3 ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? 89 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल नंबर लेके चल रहे हैं, होल नंबर की बात। इसमें 1 से लेकर 89 तक जाएगा, तो 90 डिग्री से छोटा है ना 89 डिग्री। तो ये सारे एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे बच्चों? न्यून कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण यानी राइट एंगल। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, यानी कि ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री है, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो यानी उसका मान तो फिक्स्ड हो गया। कोई भी एंगल जिसका मान 90 अंश है उसे हम क्या कहेंगे? समकोण या राइट एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। देखिए बच्चों यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है। 90 अंश से बड़ा क्या हो सकता है? 91, 92, 93 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 179 तक। यानी कि हमें 180 अंश से छोटा होना चाहिए, 180 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। कहीं भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, ठीक है, लेस देन का साइन लगा हुआ है। इसीलिए ये 180 अंश के बराबर भी नहीं हो सकता, 180 अंश से छोटा ही होगा। तो अधिक कोण क्या हो गया? 90 अंश से लेके 179 डिग्री तक, ठीक है। चौथा आता है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 अंश के कोण को रिजु कोण कहते हैं, यानी इसका भी माप फिक्स्ड होता है। जैसे कि कोण, जिस भी कोण का माप जो होता है 180 अंश होगा उसे हम कहेंगे रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। अब देखिए इसका फिगर कैसा बना हुआ है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जब हम प्रोटेक्टर यानी चांदा इसको नापेंगे तो इसको हम कहेंगे, इसकी माप जो निकलेगी वो निकलेगी 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो 180 अंश से बड़ा है परंतु 360 अंश से छोटा है, उसे हम बृहद कोण कहते हैं। अब देखिए बृहद कोण 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है, तभी तो इनका घुमाव ये बड़ा होगा क्योंकि ये इतना सा बढ़ गया। तो 180 अंश से बड़ा यानी 181, 182, 183, 184 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? 359 यानी 360 से छोटा होना चाहिए। तो इसका रेंज आपको समझ में आ गया बच्चों, इसका रेंज ये है। इनके बीच में कोई भी कोण आएगा वो कहलाएगा बृहद कोण। अब आता है संपूर्ण कोण।
कंप्लीट एंगल, वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, यानी वो एंगल स्टार्ट किया, फिर घूमते घूमते पूरा एक सर्कल बना लेता है। ठीक है, जब ये पूरा एक सर्कल बना लेता है, इसे हम कहते हैं 360 अंश। ठीक है बच्चों, तो अब आप कहेंगे मैडम 360 अंश कैसे हो गया? प्रोटेक्टर भी तो हमने जो देखा था चांदा, वो भी तो अर्धवृत्ताकार था और उसका माप कहाँ तक था? 180 अंश। ठीक है, ये ऐसे ही तो हमने देखा था, ये चांदा था हमारा, ये 180 अंश का था। फिर नीचे से दूसरा चांदा मिला दीजिए आप, ये पूरा गोल हो गया, ये भी 180 अंश हो गया। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया? 360। इसके पीछे बच्चों एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है? मतलब ये एक मत था। ठीक है, बेबीलोनिया के जो लोग थे वो सूर्य और चंद्रमा की गति के विषय में उतनी जानकारी नहीं रखते थे जितना कि आज के लोग रखते हैं। ऑब्वियस बात है, अब ज़्यादा स्टडीज हो रही हैं तो अब लोगों के मत पहले से बदल रहे हैं। तो पहले का जो मत था वो ये था कि वो ये अनुभव करते थे कि सूर्य आकाश में एक निश्चित स्थिति में सदैव 360 दिन के बाद आ जाता है। ठीक है, यानी जो सूर्य है वो 360 दिनों के बाद एक निश्चित स्थिति में आ जाता है। और एक इस पूरे चक्र को उन लोगों ने 360 बराबर भागों में बांट दिया था। अब प्रत्येक भाग को एक वर्ष में, ठीक है, यानी एक वर्ष के एक दिन के रूप में लिख दिया था। यानी एक वर्ष पे कितने दिन होते थे उस समय? 360 दिन। ठीक है, तो हर एक दिन उन्होंने क्या किया? सूर्य और पृथ्वी के अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि एक निश्चित स्थिति में जो सूर्य है वो 360 दिन के बाद फिर उसी निश्चित स्थिति में आ जाता है। तो उन्होंने उस पूरे गोले को 360 अंश नापा। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार एक वर्ष में 360 दिन होते थे और प्रत्येक दिन जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर उन्होंने गणित में इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए जो कंप्लीट एंगल जो हम मानते हैं उसे हम कहते हैं कि वो 360 डिग्री का हुआ। ठीक है बच्चों, जो कि उस समय सही था उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों की जो गणना थी। अब क्योंकि और रिसर्च हुए और भी चीज़ें आगे बढ़ी तो अब हमारे समय एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जो होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चक्कर लगा दी, ना कि वृत्ताकार। अब जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, पर गणित का ये कॉन्सेप्ट वही है कि एक जो पूरा चक्र लगाते हैं उसमें 360 अंश का कोण बनता है। हम तो एक कोण के बारे में भूल ही गए बच्चों, वो क्या था? शून्य कोण। ठीक है, चलिए इसके बारे में पता कर लेते हैं। यदि कोण बनाने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों किरणों ने गति की ही नहीं। ठीक है, जहाँ थी दोनों एक कोलैप्स करके एक जगह रुक गई। जब गति करेंगी तब तो कोण बनेगा, तो इसीलिए ये जो हो गया शून्य कोण हो गया। कुछ बच्चे शून्य कोण और संपूर्ण कोण में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण कोण पे भी तो दोनों किरणें कोलैप्स हो जा रही हैं, परंतु जो संपूर्ण कोण में जो दोनों किरणें कोलैप्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं कोलैप्स? की वो एक गति करके आ रही है। वो ये किरण यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए आ रही है और गति करके कोलैप्स हो रही है। ठीक है, इसीलिए वो 360 अंश का एंगल बना रही है। पर यहाँ पे जो देखेंगे कि दोनों किरणें गति नहीं करती हैं, दोनों किरणें अपनी जगह पे स्टॉप हो जाती हैं और एक दूसरे पे कोलैप्स हो जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कोई झुकाव भी नहीं है। जहाँ पे कोई भी झुकाव नहीं होता है उसे हम कहते हैं शून्य कोण। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास को प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। माप के आधार पर तो हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला आता है शून्य अंश। भाई जिस कोण का माप ही शून्य अंश है उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कोण। कितना आसान है ये।
अब दूसरा आता है 30 अंश। अब 30 अंश कौन सा कोड है? न्यून कोड है, सम कोड है, अधिक कोड है, बृहत कोड है। हमने इतने सारे कोड पढ़ लिए, चलिए चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, जो न्यून कोड है बच्चों वो आता है 0 अंश से बड़ा होना चाहिए न्यून कोड, हमने जो पढ़ा था। और किससे छोटा होना चाहिए बच्चों? 90 अंश से। अब देखिए जो 30 है वो क्या 0 अंश से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और ये क्या 90 अंश से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। यानी 30 अंश जो है वो क्या है? एक न्यून कोड है। क्या है? एक न्यून कोड है। देखा आपने कितना आसान है न्यून कोड पहचानना। कोई भी नंबर जो 0 से और 90 के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा? न्यून कोड होगा। चलिए अब आते हैं 90 डिग्री पे। हम जानते हैं अगर कोई भी कोड 90 अंश का है तो उसे हम कहेंगे सम कोड, क्योंकि सम कोड का मान निश्चित होता है और वो कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री। अब आइए 135। 135 जो है वो 90 अंश से बड़ा है 135 में, और 180 अंश से छोटा है। और इस प्रकार जो कोड था, कोड की परिभाषा हमने पढ़ी अभी, उसमें कौन सा कोड आ रहा था बच्चों? अधिक कोड। अधिक कोड जो था वो 90 अंश से बड़ा था और 180 अंश से छोटा। तो 135 अंश कौन सा कोड हो गया बच्चों? बहुत आसान है, बहुत सही सोचा आप लोगों ने। 135 अंश हो गया अधिक कोड। देखा, आपको तो सब समझ में आ गया। अब 180 जो होता है ये भी एक फिक्स्ड होता है इसका मान। तो इसको कौन सा कोड कहते हैं बच्चों? रिजु कोड। रिजु कोड यानी स्ट्रेट एंगल। इसके बाद क्या आता है? 225 यानी 180 वाला जो पोर्शन था वो तो हो गया रिजु कोड, और 225 किससे बड़ा है? 180 से बड़ा है। और किससे छोटा है बच्चों 225 डिग्री? 360 अंश से छोटा है। हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो भी कोड 180 अंश से बड़े होंगे और 360 अंश से छोटे होंगे उसे हम कहेंगे बृहत कोड। ये हमने पढ़ा था अभी। तो अब देखिए 225 अंश क्या बृहत कोड के उसमें आ रहा है? रेंज में बिल्कुल आ रहा है। वो भी 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो फिर 225 अंश का जो कोड होगा वो क्या होगा? वो एक बृहत कोड होगा। ठीक है। अब 360 डिग्री का एंगल हम जानते हैं कि जब रेखा घूमती है, घूमते घूमते फिर जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो वो 360 अंश का कोण बनाती है, और इसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, देखा बच्चों कितना आसान है कोड। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।